आइए आज की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। कहानी है 15वीं शताब्दी के इंग्लैंड की। प्रिंस हॉल के एक सेवक से कुछ अपराध हो गया और उन पर कोर्ट में मुकदमा चलाया जा रहा था। प्रिंस हॉल जो आगे चलकर हेनरी फिफ्थ के नाम से इंग्लैंड के बादशाह बने, इंग्लैंड के शासक बने, सेवक पर मुकदमे की बात सुनकर प्रिंस आग बबूला हो गए और कोर्ट में पहुंचकर जज से बदतमीजी करने लगे। इस पर जब जज ने रोका तो वो बदतमीजी पर उतर आए, वो धक्का मुक्की पर उतर आए। इस पर जज ने कहा, प्रिंस बिहेव योरसेल्फ, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और जज ने प्रिंस को ही कंटेम्प्ट कर दिया, प्रिंस पर ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चला दिया। ये सुनकर लोगों में एक बात चर्चा होने लगी कि शायद अब इस जज की खैर नहीं, इसकी तो अब शायद ये इसे जान से भी जाना पड़े, इसकी तो लगने वाली है। लेकिन जब ये बात बादशाह को पता चली तो बादशाह ने कहा, मोगेम्बो खुश हुआ। नमस्कार, ये है अड्डेबाजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। आज हम बात करेंगे इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना या अदालत की अवमानना, ये मुद्दा पिछले दिनों प्रशांत भूषण को लेकर काफी खबरों में रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्री प्रशांत भूषण ने पिछले कुछ जजों पर यानी कि पिछले कुछ चीफ जस्टिस पर की भूमिका और लोकतंत्र पर कुछ सवाल खड़े किए थे और वर्तमान चीफ जस्टिस के एक फोटो को लेकर सोशल मीडिया में कुछ टिप्पणी की थी। इस पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशांत भूषण पर मुकदमा चलाया और उन्हें दोषी पाया और फिर उन्हें सजा भी दी जा चुकी है। सजा के तौर पर उन्हें सिर्फ ₹1 का जुर्माना देना पड़ा, लेकिन हालांकि सजा होता है, चाहे ₹1 हो या ₹1,00,000 हो। तो चलिए अब हम आज इसी मुद्दे पर आगे बात करते हैं। अब पहले हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। इस जो कानून है इस तरह का, इसका जो इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कैसे आया। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है, ये जो कानून है ये सदियों पुराना है। ये इंग्लैंड में एक बिल्कुल सामान्य कानून की तरह जजों के और वहाँ का जो किंग थे और जो जज थे उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये इस तरह के जो जजों के जो अधिकार क्षेत्र को और उनकी शक्तियों को और न्यायिक प्रक्रिया को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हालांकि वो दौर कुछ और था, वो मोनार्की का दौर था। इसमें न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालना या ऐसा कोई कमेंट जो न्यायपालिका के प्रति निरादर प्रदर्शित को ऐसे इस तरह कार्य शामिल है। हालांकि भारत में भी इस तरह के कानून जो ब्रिटिश शासन के पूर्व यहाँ तक ब्रिटिश इंडिया और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ सारे ये कानून मौजूद थे। लेकिन आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो ये कानून एक कह सकते हैं कि जो हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता था, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की तरह देखा जाने लगा और इसे मतलब बैकफुट पर चला गया। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत इसे दोबारा शक्ति मिली, इसे शक्ति मिली। तो और चलिए इसके फिर देखते हैं अब आगे भारतीय संदर्भ में इसका क्या आता है। यदि भारतीय संदर्भ में बात करें तो न्यायालय की संप्रभुता या अधिकारिता के प्रति निरादर दिखाना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये इस एक्ट को दोबारा 2006 में संशोधित किया गया। इसमें इंक्लूड के डिफेंस ऑफ द ट्रूथ अंडर सेक्शन 13। इसमें इसको आप देख सकते हैं 2006 में एक नया संशोधन लाया गया। द रीजन बाय द कंसेप्ट कंटेम्प्ट इंसुलेट द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अनफेयर अटैक्स ऑन प्रिवेंट द सडन फॉल। ये एक्चुअली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को जो लाया गया है कानून को हमारे बीच ये इसलिए कि पब्लिक के नज़र में जनता के न्यायालय की जो सामान्य प्रक्रिया को बाधित करना या फिर से बचाने के लिए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय को अनुचित दबावों से मुक्त रखने एवं न्यायपालिका के सम्मान को जनता की नज़र में बनाए रखने के लिए इसको लाया गया है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि फेयर एंड एक्यूरेट न्यायिक प्रक्रिया या न्यायालय के किसी आदेश का उचित रिपोर्टिंग या आलोचना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे से बाहर है। इस श्रेणी में ये नहीं आता। अब बात करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो इसके लिए 3 अनुच्छेद 129, 142(2) और अनुच्छेद 215 काफी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 129 के अनुसार
ये जो है सुप्रीम कोर्ट को के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। और दूसरा है आर्टिकल 142 का 42(2), सुप्रीम कोर्ट को किसी अवमानना के मामले में जांच करने एवं सजा देने का अधिकार होगा। और इसके बाद है हमारा 215 का 215 में सभी उच्च न्यायालयों को अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी। अब यहाँ पर देखिए, उच्चतम न्यायालय ही नहीं, उच्च न्यायालयों को भी, सभी जो स्टेट के जो हाई कोर्ट है उनको भी अधिकार होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ चिंताओं के बारे में बात करते हैं। जो इसका आर्टिकल 19(1)(a) है, ये हम भारत के हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। लेकिन वहीं ये कानून जो है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट का प्रोविजन है, ये इस अधिकार को सीमित करता है। दूसरे, ये कानून जो है काफी सब्जेक्टिव है। ये एक्चुअली हमेशा इस्तेमाल किया जाता है जजों के द्वारा। यहाँ पर कोर्ट या जज ही विक्टिम होते हैं और वही जज होते हैं। ऐसे में इस कानून की भूमिका पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। इसमें और ऐसे में जनता के जो एक स्वस्थ क्रिटिसिज्म होते हैं, एक आलोचना होती है, इसको भी कई बार दबाया जाता रहा है। अब इसमें यदि सजा की बात करें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में दी जाने वाली सजा के बारे में बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि दोषी को कारावास या 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला शामिल हो जाता है तो साबित हो जाता है तो आपको 2000 रुपए तक जुर्माना या कारावास जो कोर्ट निर्धारित करे, वो तो जज के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरा कि इसका जो जुर्माना 2000 तक, इससे अधिक नहीं। हाई कोर्ट का जो द हाई कोर्ट हैव बीन स्पेशलाइज्ड पावर, इसका यहाँ का जो आर्टिकल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का जो सेक्शन 10 है, ये हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि ये स्पेशल पावर है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो अधीनस्थ न्यायालयों के जो निरादर का अवमानना का मामला है, वहां पर ये हाई कोर्ट एक्शन मतलब लेंगे। यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों के पास इसमें सजा देने की शक्ति नहीं है। वो कंटेम्प्ट कर सकते हैं, बट वहां सजा देने की शक्ति हाई कोर्ट के पास होता है। अब इसके आगे यदि हम इस पर बात करें तो देखते हैं इसमें आज जब ये सोशल मीडिया के दौर में, जहां हर जगह क्रिटिक्स और ऑब्जर्वर भरे पड़े हैं, तो कोई भी किसी भी मुद्दे पर कुछ भी आलोचना कर सकता है, तो उसे प्रसारित कर सकता है। ऐसे में ऐसे कानून जो कि इस मतलब कोर्ट के लिए संसाधनों और समय पर बोझ हो सकता है, और क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ कंटेम्प्ट करना मुश्किल है। दूसरा है कि द लॉ, यहाँ जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का जो मामला है, ये एक मतलब यदि आप आरोप लगा देते हैं जज पर कि किसी तरह के भ्रष्टाचार का, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाता है। ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या फिर जो आलोचना करने का जो स्वस्थ आलोचना की जो शक्ति है, जो जनता के पास संविधान के द्वारा दिया गया, इसको ये बहुत हद तक सीमित करता है। इसलिए आज इस पर जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का जो ये इश्यू है, इस पर कई बार इसको रिविजिट करने के लिए या फिर इसको कह सकते हैं कि इस पर बात करने की बात की जा रही है कि इस पर संशोधन या फिर इसको खत्म किया जाए। इस तरह की बातें अक्सर होती रहती है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला जो जिस दौर में ये उभरा, वो एक मोनार्की का दौर था, वो राजतंत्र था। लेकिन आज जहां एक राजा होता था, राजा की शक्ति होती थी, बाकी जनता उसके अधीनस्थ होते थे, उनकी प्रजा होती थी, जो प्रजा उनके अधीनस्थ होते। लेकिन आज नागरिक शासन है, एक लोकतंत्र है। ऐसे में सार्वभौम सत्ता नागरिकों के पास होती है। ऐसे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन मूल्यों के खिलाफ दिखता है, जाता हुआ सा दिखता है। जो कंटेम्प्ट ऑफ डॉक्ट्रिन है, इसमें से इसका कुछ हिस्सा जो कि जहां से शुरुआत हुआ, इसको स्कैंडलाइज, जैसे कि इंग्लैंड की बात करें तो वो स्कैंडलाइजिंग ऑफ कोर्ट का जो है, इसको 2013 में से हटा दिया गया। इसलिए भारत में भी ये की जा रही है कि इस पर कुछ बात की जाए और इस तरह के जो संगीन मामला बन जाता है, इस पर काम किया जाए। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर दूसरी खिड़की भी खुल चुकी है, यानी हम वीडियो के तीसरे सेक्शन में आ चुके हैं, जो कि हमारा अंतिम सेक्शन है। इसमें हम
मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तो आज इस जो हमारा मुद्दा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है शैलेश, जो कि लॉ के स्टूडेंट रहे हैं। तो सीधे इधर उधर समय न गंवाते हुए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि सारी बातचीत पहले हो चुकी है। तो चलते हैं, जैसे शैलेश से बात करते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा है। तो ये बताएं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चर्चा में रहने के पीछे ये पूरा मामला क्या है आखिर, शैलेश? सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो जब हम बात करते हैं न्यायिक अवमानना का, तो सबसे पहले हमें उसका अर्थ जानना आवश्यक है। न्यायिक अवमानना का अर्थ अगर हम देखा जाए तो इसकी परिभाषा हमें न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के द्वारा मिलती है। तो जो न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 है कि उसके अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना एवं उसकी आदेश की अवहेलना करना, उनका पालन न सुनिश्चित करना न्यायिक अवमानना के दायरे में आता है। और न्यायिक अवमानना के हम लोग प्रकार भी बात करते हैं। तो इसी बीच में टोकना चाहूंगा। मेरा कहने का था कि नहीं, ये तो ठीक है, ये आगे, लेकिन पहले अभी इसका चर्चा में रहने के पीछे क्या कारण था? ये अभी हाल फिलहाल में ये प्रशांत भूषण का जो मैटर था हमारे आसपास। देखिए, इस पे दो बात है। इसके लिए पहले हम लोग को इसका अर्थ जानना है, जो कि हम लोग जानते हैं अर्थ इसका। दूसरा बात है कि न्यायालय ये सोचता है कि उसकी आदेश की अवहेलना या उसके अधिकारों के प्रति या उसके गरिमा के प्रति अनादर प्रदर्शित करना अवहेलना है। लेकिन यहाँ ध्यान देने बात यह है कि ये कैसे तय किया जाए कि कोई व्यक्ति न्यायालय के प्रति अवमानना ही प्रदर्शित कर रहा है। क्या हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा है? तो यहाँ पर थोड़ा सा व्यक्ति परख है। जो चीज आपके लिए हो सकता है अवहेलना है, वो चीज मेरे लिए हो सकता है कि मैं अपने अधिकारों का उपयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। जैसे हम लोग अभी हाल में ही देखा लिया जाए प्रशांत भूषण का मामला। प्रशांत भूषण पर 2009 में भी न्यायिक अवमानना का केस चल रहा है, और हाल में भी कोविड-19 के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रवासी मजदूरों के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल जो रवैया अपनाया, उसके खिलाफ प्रशांत भूषण लगातार बोलते रहे हैं। तो प्रशांत भूषण का कहना है कि वे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे आलोचना कर रहे हैं और न्यायालय को इसे स्वस्थ आलोचना के रूप में लेनी चाहिए, जबकि न्यायालय का मानना है कि नहीं, वे बोल रहे हैं कि नहीं, प्रशांत भूषण द्वारा जो किया गया ट्वीट है वो न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। अब यहाँ पर एक स्पष्ट मत पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों पक्ष का कहना अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं कि न्यायिक अवमानना अधिनियम 2006 जो अधिनियम आया था, जो संशोधन अधिनियम आया था, उसमें इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि हमें ये बात ध्यान देना चाहिए कि न्यायिक अवमानना के कानून के तहत कहीं हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला तो नहीं घोट रहे हैं। इसमें हम लोग को बैलेंस बनाने का जो विधि आयोग का जो सुझाव था वो दिया गया था। तो हमें ये बात देखना है। हम आपको रोकना चाहेंगे। तो जैसे कि हाँ, वो प्रशांत भूषण मामले में थोड़ा वो बाइक वाला ट्वीट भी थोड़ा काफी चर्चा में रहा था ये भी। तो चलिए अब हम, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया, ये न्यायिक अवमानना संशोधन अधिनियम 2006, न्यायिक अवमानना संशोधन अधिनियम 2006 को थोड़ा स्पष्ट कर पाएंगे, क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो न्यायिक अवमानना अधिनियम 2006 आया था, उसमें दो बातों पर मतलब कि एकदम हाईलाइट किया गया था। एक था सत्य और एक सुविश्वास, ट्रुथ एंड गुड फेथ। तो उसमें कहा गया कि न्यायिक अवमानना की कार्रवाई के दौरान सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सत्य व सुविश्वास के आधार पर व्यक्ति अपने बचाव के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर सकता है। तो
जो न्यायिक अवमानना संशोधन अधिनियम 2006 था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि सत्य और सुविश्वास, ये दो ऐसे पॉइंट है जिसके आधार पे हमें बैलेंस बनाना है कि कहीं वो न्यायिक अवमानना के तहत हम व्यक्ति स्वतंत्रता का गला तो नहीं घोट रहे हैं, क्योंकि एक नागरिक के मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्ति स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। अगर इस पर भी आएंगे, अभी इस पर भी आएंगे। तो चलिए अभी ये जैसे कि आपने बताया, ये तो क्लियर कर दिया आपने 2006 का संशोधन, मतलब इसमें सत्य और सुविश्वास, ये दो चीज एक सामने उभर कर आता है। चलिए अब हम अगले पॉइंट पर, इसमें जो अगला प्रश्न है हमारा आपसे कि न्यायिक अवमानना को लेकर विधि आयोग की क्या विचार है, क्योंकि जो भी कानून है हमारे देश में उसमें विधि आयोग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनको बनाने में या फिर उनको समय के साथ परिवर्तन में। तो इसमें न्यायिक अवमानना को लेकर विधि आयोग के क्या विचार है, इस पर थोड़ा कुछ जैसा कि आपने पूछा कि न्यायिक अवमानना पर विधि आयोग के क्या विचार थे, तो विधि आयोग की 274वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि न्यायिक अवमानना अधिनियम में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है और इसके निम्नलिखित कारण है। अवमानना के अत्यधिक मामले, पहला जो विधि आयोग का जो चिंता था वो था कि अवमानना के बहुत अत्यधिक मामले आ रहे हैं। आयोग ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में सिविल लगभग 96,993 और आपराधिक अवमानना 583 के बहुत से मामले लंबित पड़े हैं। इतनी बड़ी संख्या में ऐसे मामलों की मौजूदगी इससे साबित होता है कि कानून की प्रासंगिकता बनी हुई है। अवमानना से जुड़ी शक्ति का स्रोत, आयोग ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अवमानना से जुड़ी शक्तियां संविधान से मिली हुई हैं। अधिनियम सिर्फ अवमानना की जांच और दंड के संबंध में न्यायिक प्रक्रिया को रेखांकित करता है। इसके लिए अधिनियम के संशोधन या समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट जो विधि आयोग ने कहा था वो था कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नकारात्मक प्रभाव। संविधान सर्वोच्च न्यायालय को उनकी अवमानना करने पर दंड देने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम उच्च न्यायालयों को इस बात की अनुमति देता है कि वे अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना करने पर किसी को दंड दे सकते हैं। आयोग का मत है कि यदि अवमानना की परिभाषा को सीमित किया जाएगा तो अधीनस्थ न्यायालय प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके पास अपनी अवमानना के मामलों से निपटने का कोई उपाय नहीं है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अस्पष्टता आयोग का विचार है कि अवमानना की परिभाषा में संशोधन करने से अस्पष्टता आएगी। इसका परिणाम यह होगा कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अंतर्गत प्राप्त अवमानना संबंधी शक्तियों का प्रयोग करते रहेंगे। अगर अधिनियम में आपराधिक अवमानना की कोई परिभाषा नहीं रहेगी तो सर्वोच्च न्यायालय अवमानना की अनेक परिभाषा और स्पष्टीकरण दे सकते हैं। आयोग ने सुझाव दिया था कि स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए परिभाषा को बरकरार रखा जाए। तो चलिए ठीक है, ये यानी कि विधि आयोग भी मानता है कि इसमें किसी भी तरह के संशोधन की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे में जब आज सोशल मीडिया के दौर में जहां हर जगह हजारों नहीं करोड़ों में जो क्रिटिक्स और ऑब्जर्वर भरे पड़े हैं, तो ऐसे में एक न्यायपालिका पर एक अतिरिक्त बोझ हो सकता है इस तरह के मामले। चलिए इस पर कभी बाद में विचार करेंगे। तो लेकिन इन सब के बीच तो एक हम इस पे एक पॉइंट और जोड़ना चाहेंगे कि जो मौजूदा समय में न्यायिक अवमानना से जो संबंध चिंताएं हैं उसको हम लोग देखना पड़ेगा अनुच्छेद 19 के अनुसार। संविधान का अनुच्छेद 19 भारत के प्रत्येक नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, परंतु न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 द्वारा न्यायालय की कार्यप्रणाली के खिलाफ बात करने पर अंकुश लगा दिया गया है। कानून बहुत व्यक्तिपरक है। इस बात पर ध्यान दीजिए कि कानून बहुत व्यक्तिपरक है, अतः अवमानना के दंड का उपयोग न्यायालय द्वारा अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति की आवाज को दबाने के लिए भी किया जा सकता है। और ये ऐसा आरोप है कि टकराव की स्थिति को उत्पन्न करता है, क्योंकि न्यायाधीश स्वयं ही पीड़ित होते हैं और वे स्वयं ही न्यायकर्ता की भूमिका में भी रहते हैं। तो अब देखिए, न्यायाधीश स्वयं पीड़ित भी हैं और स्वयं न्यायाधीश भी हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा टकराव होगा। अवमानना अधिनियम लोकतांत्रिक लोकाचार के विरुद्ध है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में
रचनात्मक आलोचना का अति महत्व होता है, जबकि यह कानून न्यायपालिका की आलोचना करने पर प्रतिबंध लगाता है। जी बिल्कुल। तो हमें ये, हम बार बार शुरू से ही यही बात बोल रहे हैं कि व्यक्ति की जो व्यक्ति स्वतंत्रता है और जो न्यायिक अवमानना है, हमें कहीं न कहीं इन दोनों के बीच बैलेंस स्थापित करने की आवश्यकता है। तो इस बैलेंस को कैसे स्थापित, क्या लगता है कि ये संतुलन को आज के दौर में या आने वाले समय में आप कहाँ देखते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक अवमानना, ये दोनों कैसे, इसका संतुलन जो है उसको आप कहाँ और कैसे देख पाते हैं अभी और आगे? देखिए, मेरा स्पष्ट ये मानना है कि भारत के नागरिक जब तक अपने मौलिक अधिकारों के प्रति पूरी तरह संसूचित और जागरूक नहीं होंगे, तब तक ऐसे हितों का टकराव होता रहेगा। हमें पहले अपने मौलिक अधिकारों को समझना पड़ेगा और मौलिक अधिकारों का उपयोग करने समय अपने कर्तव्यों को भी समझना पड़ेगा। अगर हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच बैलेंस बना लें, तो न्यायिक अवमानना स्वतः ही सरल हो जाएगा समझना और इसको लागू करना। क्योंकि अगर हम अधिकार अपने कर्तव्य के साथ उपयोग करते हैं, तो टकराव की संभावना बिल्कुल न्यून हो जाती है। लेकिन अधिकारों को प्रयोग करते समय अगर हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, तो टकराव होगा, निश्चित तौर पे होगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम अपने अधिकारों को उपयोग करें, लेकिन अपने कर्तव्यों के साथ। जी बिल्कुल। तो शैलेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश रहेंगे कि आगे भी ऐसे समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़ते रहें और लोगों तक अपनी बात पहुंचाते रहें। तो चलिए मिलते। आपने अपने मंच पे हमें बुलाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत सारा अभिवादन। जैसे कि आपको पता है कि कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी मेरी भाषा स्थानीय हो सकती है, तो कृपया उसके लिए मुझे क्षमा करें। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल, ये मेरे तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। तो जैसे कि आपको बता दें कि हमारी जो ये नई पेशकश है, इसका नाम है अड्डेबाजी। एक्चुअली ताकि इसको स्थानीय भाषा में बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में ही इसको रखना है, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट अड्डेबाजी है, जो कि हम लोग मुखर्जी नगर या नेहरू विहार की चाय टपरियों पर अक्सर किया करते थे। इसको वैसे ही लेंगे और इसको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, अच्छा मतलब कि और ज्यादा उपयोगी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समय की पाबंदी है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका।